एक विजन था कि आप लोगों के साथ बार बार मुलाकातें हों, हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, उसके बारे में हम आपके साथ विचार विमर्श करें ताकि आपको योजनाओं की जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने में, एक फैक्ट के साथ पहुंचाने में एक आसानी हो और हमें भी उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो ताकि लोगों को इन योजनाओं का पता लगे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो ले सकें। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है एक, जो कि लोगों को घर बनाने के लिए हम सहायता देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं। उसकी क्या इंट्रिकेसी होती है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं, किन लोगों को मिल सकता है ये योजना का लाभ, किन लोगों को नहीं मिल सकता है, उसके बारे में आज बता देंगे। और एक और जो एक महत्वाकांक्षी योजना है वो कि डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन लेने के लिए वंचित रह जाते हैं। उनके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है 1%, सिर्फ 1% जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर सरकार द्वारा दिया जाता है। और उसका जो ऋण की डिस्बर्समेंट भी आपको हैरानी होगी कि 24 घंटे के अंदर अप्लाई करने के 24 घंटे के अंदर उनको वो पहली किस्त को देने का प्रावधान है। तो इसके बारे में हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब आपको बता दें कि छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इनका सारा लेके बताएंगे और साथ में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इस बारे में आगामी भी जो हमारी आपके साथ इंटरेक्शन होती है, जो होगी, उसमें भी हम विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप उनका ज्ञान प्राप्त करके फर्दर अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने डिजिटल चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक चंबा के लोग जो है इन योजनाओं का लाभ ले सकें। की गई कि 2023-24 में और हिमाचल के यूथ जो हैं वो डिप्राइव नहीं होने चाहिए, वंचित नहीं होनी चाहिए हायर एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। ये मेन मकसद था इसमें, इस स्कीम में लाने के लिए सरकार का। और ये जो है हिमाचली जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैक्सिमम जो है 20 लाख तक सब्सिडी ऋण जो है इसकी फैसिलिटी है और 1% इंटरेस्ट रेट इसको मिलता है। और इसमें जो है ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं आगे एडमिशन के लिए, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और इवन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो प्रीवियस क्लास में उन विद्यार्थियों के मार्क्स जो हैं 60% मार्क्स और उससे ऊपर जो है ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये होने चाहिए। और इनकम की भी इसमें कंडीशन है पूरे फैमिली की, पेरेंट्स की, तो लेस देन 4 लाख इनकम रेंज जो है, और ये अप टू एज ऑफ 28 ईयर्स तक जो है इसकी फैसिलिटी है। और इसमें जो है बैंक, यूको बैंक नोडल बैंक ऑथराइज किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए जो सब्सिडी का क्लेम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, और जो बोरोवर स्टूडेंट होता है उसको जो है किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है या प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन से पहले जो है अपनी चॉइस के अनुसार इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करता है विद्यार्थी, पेरेंट्स, और वहाँ से जो है जो एज पर गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। और फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं डॉक्यूमेंट्स को और पूरे केस को जो है चेक करते हैं, और एलिजिबिलिटी जो है फिर वेरीफाई की जाती है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा। और फिर ये केस जो है रिकमेंड होता है, और जिस तरह से डीसी महोदय जिला स्तर पे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पे, तो कॉर्पस फंड में जो है फिर डीसी महोदय तक जो है केस आता है, और यहाँ से जो है फिर सैंक्शन होके बैंक को जो है पहुँचता है। और जब इस विद्यार्थी का जो है एडमिशन के दौरान जो है इमीडिएट जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज करनी होती है, और जैसे ही सारे कोडल फॉर्मेलिटी करते हुए तो 24 आवर्स में जो है जो अमाउंट फी वगैरह जो ड्यू होता है, इसमें ट्यूशन फी या अदर बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सेट्रा जो इंस्टीट्यूशन के जितने भी खर्चे होते हैं, तो उसका डिटेल वगैरह मैनेज करते हुए विद्यार्थी और उसके पेरेंट्स
तो ये फी जो है तुरंत रिलीज की जाती है माननीय डीसी महोदय जी को द्वारा, और बैंक में जो है आगे प्रोसेस चलता है। कि भाई आपका मान लो 3 साल का कोर्स है तो आप 1 साल कोर्स करेंगे, 1 साल आपको हो सकता है नौकरी लगने में लगे, एंड फिर उसके बाद से आपको पूर्ण रेट के ऊपर जो है इंटरेस्ट के साथ अपना लोन वापस चुकाना है। उस 3 + 1 साल कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 साल तक इन जनरल जैसे जो एजुकेशन लोन है वो 12 से 15% के आसपास मिलते हैं। तो जितना भी इंटरेस्ट लग रहा होगा लोन के ऊपर वो सरकार वे करेगी, केवल 1% जो इंटरेस्ट है उस पर स्टूडेंट या उसका पेरेंट्स जो भी उस लोन को चुकाना होगा। एजुकेशन लोन है जो बैंक का खुद का भी टारगेट होता है कि आपको भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ एजुकेशन लोन्स देने हैं, तो पूरा का पूरा 10 लाख का जो लोन है वो उस बच्चे को या उसके पेरेंट्स को नहीं चुकाना है। केवल हम इतना अलाउ कर रहे हैं कि जब तक वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है प्लस उसके 1 साल एडिशनल, तब तक जितना भी इंटरेस्ट लगेगा बैंक की तरफ से उसमें से केवल 1% उस बच्चे को देना है, बाकी चाहे 10% हो, 11% हो, 15% हो, दैट स्टेट गवर्नमेंट विल बी पेइंग। अच्छा सर, एक बात जैसे मान लो IISc बैंगलोर में उसका रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे जाके पढ़ाई करना चाहता है, या कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज है दुनिया के किसी भी मतलब देश के किसी भी कोने में हो, कोई मेडिकल एजुकेशन है, किसी और प्रकार की हायर एजुकेशन है, तो देश के किसी भी कोने में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं या जो आपके जैसे हिंदी के कोर्सेज होते हैं वैसे कोर्सेज के लिए भी स्कीम के अंदर प्रावधान है। रेगुलर कोर्स जहाँ पे आप फिजिकली वहाँ पे रह रहे हैं और जितना भी आपका खर्च है वो 6 महीने या 3 महीने, यूजुअली सभी कॉलेजेस जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पर फंक्शन करते हैं, तो 6-6 महीने में आपसे फीस भरवाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली बैंक से भी सैंक्शन होता है। मतलब ऐसा कोई केस आया नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आपने क्योंकि मुद्दा रेज किया है तो एक बार हम इसको क्लैरिफाई करा देंगे। आई एम श्योर मतलब यूजुअली जो आपके लोन्स है उसमें इस प्रकार के प्रावधान होते होंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे की किसी कारणवश मान लो डेथ हो जाती है या उनकी और इनकैपेसिटेट हो जाता है तो उसके लिए कुछ प्रावधान होंगे। स्कीम में ऐसा मेंशन नहीं है, बट हम क्लैरिफाई करते हैं। सर लोन लेते वो बैंक अपने लेवल पे जो स्क्रूटनी करते हैं वो जरूर है, परंतु उसके अलावा हम ऐसा कोई किसी प्रकार का अंडरटेकिंग या वैसा कुछ नहीं लेते, ना ही कोई जमीन के कागज तुम्हें आपके चाहिए। सर PM आवास यही है ना सर कि भाई कॉलेज आपसे मंथली फीस लेता है तो लोन मंथली सैंक्शन होगा, अगर वो क्वार्टरली लेते हैं तो क्वार्टरली होगा, अगर 6-6 महीने के गैप पे देते हैं तो 6-6 महीने के गैप पे होगा, अगर वो सालाना फीस जमा करवाते हैं तो सालाना होगा। जो लोन रिकवर होगा सर वो एक मुश्त में होगा सर? नहीं, सेम इसी प्रोसेस से इसी प्रोसेस से मिलेगा, उसी प्रोसेस में। बिल्कुल, आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसकी भी जो किस्त है वो आपकी उसी के साथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये उस सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। रिटेल एक्सपेंसेस जो भी कॉलेज आपसे लेता है पूरा जो है उसके अंदर कवर होगा। अकोमोडेशन स्टार्ट होगी। सिमिलरली सुख शिक्षा योजना है, वो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो 18 वर्ष से बड़े हो जाते हैं उनके लिए वो DPO-SEDs के माध्यम से होती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना थोड़ी सी सेपरेट है क्योंकि ये 31 मार्च तक हमारा लास्ट डेट है इसमें सर्वे का, तो उसके बारे में तो PM आवास से पहले हम सुख शिक्षा के बारे में DPO-SEDs बता देते हैं। जिसकी कि आप लोगों ने भी हमारी स्कीम जो यहाँ मुझे मौका मिला है, ये सर ने कहा ही है कि बच्चों के लिए और अच्छी स्कीम्स हैं, तो बच्चों की स्कीम्स का सही समय है, थोड़ी सी IEC हो जाए, अवेयरनेस हो जाए तो अच्छा रहेगा आपके माध्यम से। तो DC सर तो बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि हम तो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू करते ही हैं, पर इसके अतिरिक्त आप लोगों से मिलने रूबरू होने का मौका मिला और मैं थोड़ा स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल नई स्कीम है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के नाम से शुरू हुई थी 3 सितंबर 2024 को, बाद में नाम बदला गया, दिसंबर में आकर इसका इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जैसे सर ने बताया है एजुकेशन से भी रिलेटेड है, इसके अलावा पोषण से रिलेटेड भी है। एजुकेशन तो है ही इसका पार्ट, पर बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखा जाए, उससे भी संबंधित है। बेसिकली अगर आपको बिल्कुल ब्रीफ में मैं बताऊं तो ये जो हमारी अबेंडेंट, डेस्टिट्यूट, ये डाइवोर्स महिलाएं हैं जो प्रोन है प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब उनको जल्दी प्रॉब्लम में घिर सकते हैं बच्चे, फिर पढ़ाई छूट सकती है, उनकी सपोर्ट के लिए स्कीम बनाई गई है। स्कीम अच्छी है, पहल भी अच्छी है और टारगेट ग्रुप भी काफी अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड नहीं है या जिनको छोड़ दिया गया है, अबेंडन है, डेस्टिट्यूट हैं, उनके बच्चों की देखभाल में दिक्कत आती है, तो उसके लिए स्कीम थोड़ी सी करी गई थी, ऑर्फन जिनको हम बोलते हैं उन बच्चों के लिए। तो इस स्कीम में बेसिकली हमारी एक स्कीम चलती थी मदर टेरेसा योजना, पहले
हमारे ही डिपार्टमेंट से चलती थी, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। उसमें थोड़ा अमाउंट कम था, 6,000 रुपये पर ईयर था पर बच्चे के लिए। तो उसमें अमाउंट भी एनहेंस किया और टोटल जो है बेनिफिट बढ़ाने की कोशिश की गई। है वही स्कीम, बस वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और उसमें अमाउंट भी बढ़ा और कवरेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उसको बंद कर ये स्कीम स्टार्ट की गई है। तो इसमें बेसिकली जो ये स्कीम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक, इमोशनल और सोशल सपोर्ट उन महिलाओं की जो विडोज हैं, डेस्टिट्यूट हैं, अबेंडेंड मदर्स हैं या फिर पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं। एक तो हुई ऑर्फन, अगर दोनों पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं उस केस में भी है, पर वो बोर्ड से अप्रूव्ड उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद वो कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे केसेस थोड़े कम आते हैं, पर आते हैं तो वो भी कंसिडर होते हैं। अदरवाइज ये इन्हीं के लिए है, विडोज, डेस्टिट्यूट और अबेंडेंड मदर्स जो है। तो इनके जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई और पोषण के लिए जो असिस्टेंस है वो है। तो थोड़ा सा मैं आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स दो ही हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 0 से 18 साल के बच्चे, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 से 27 साल तक, क्योंकि हमारे बेसिकली 18 साल तक के बच्चे माने जाते हैं। उसके बाद पर्सन एलिजिबल जो है, तो जो हमारी बच्चे हैं 0 से 18 के, उन महिलाओं के, तो उनको 1,000 रुपये महीना प्रोवाइड कराती है सरकार। अभी स्कीम बिल्कुल नई है, शुरू हुई है, अभी हमने फॉर्म्स लिए हैं और प्रोसेस किया है। तो अभी ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके हमारे को इसके रिजल्ट्स और वो मिलेंगे। नो डाउट हम काफी कवरेज कर चुके हैं, फॉर्म्स भरा दिए हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आगे हमने इनको भेजना है और कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ भेज चुके हैं ऑलरेडी। तो इनमें 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जो पहली असिस्टेंस है जो मैं बता रहा हूँ, 2 तरह की असिस्टेंस है। पहली है फाइनेंशियल असिस्टेंस 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, उसमें सब कुछ आ जाता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं हम, कि हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है और न्यूट्रिशनल नीड भी है। तो 1,000 रुपये पर मंथ जो है 18 साल तक बच्चे को दिया जाएगा। तो ये पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीच में बाद में प्रोसीजर बताऊँ। तो पहली असिस्टेंस ये है 1,000 रुपये महीना। दूसरी जो असिस्टेंट है वो एजुकेशनल असिस्टेंस है। आफ्टर 18 ईयर्स और 27 साल तक के बच्चे को कहीं वो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है तो एजुकेशन उनको निःशुल्क देगी, क्योंकि वो चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं, स्टेट के बच्चे हैं, उनको एक तरह से स्टेट ने गोद ले लिया है, सहायता कर रहे हैं उनकी। तो उनका फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, मतलब गवर्नमेंट देगी, हमारा डिपार्टमेंट देगा। फीस में वो एक कंडीशन ये है कि इसमें कंडीशन भी है, भी उस पर मैं आऊंगा। जैसे पहली तो है 1 लाख रुपए पर एनम उनकी इनकम क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें बताना जरूरी है। और दूसरा ये है कि जो फीस है जो 18 से 27 की मैं आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशनल असिस्टेंट है, पढ़ाई के लिए। 18 से नीचे जो थी वो न्यूट्रिशन भी थी, सब कुछ इंक्लूडेड था। तो उसमें जो एजुकेशनल असिस्टेंस है उसमें कहीं एडमिशन लेता हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट हो पर चला हो हिमाचल के अंदर, उनमें एडमिशन बच्चा लेगा। उसके बाद उसकी फीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हम गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। अगर तो हॉस्टल्स हैं उन इंस्टीट्यूशन में तो हॉस्टल्स जो हैं उसकी फीस भी पे करेगी गवर्नमेंट। अगर नहीं है तो 3,000 रुपये पर मंथ वो दिया जाएगा, इनकेस पीजी में रहता है, पीजी चार्जेस बोल सकते हैं आप इसको, कहीं बाहर रह रहा है तो वो भी सरकार देगी। स्कीम बड़ी अच्छी है और जैसे सर ने बताया बच्चों का एजुकेशन से एनहेंस होगा और जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे हमारे टारगेट, विडो, डेस्टिट्यूट और महिलाएं, इनके बच्चों को सपोर्ट मिल जाएगा। स्कीम जानदार है और काफी अच्छी है। तो बेसिकली ये था। तो अब इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख रुपए पर एनम हमें वो चाहिए इनकम क्राइटेरिया। बाकी कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रहेंगी, वो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बोनाफाइड हिमाचली हो गया, ये भी हमें चाहिए होगा, और इनकम सर्टिफिकेट ऑब्वियस है वो चाहिए होगा, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वो चलेगा। फादर अगर नहीं है तो उनका क्योंकि डेस्टिट्यूट्स के लिए तो उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा हमें। इन केस वो मिसिंग है तब भी हो जाएगा, पर उनकी फिर वो थोड़ा प्रोसेस बदल जाएगा। 7 साल का पीरियड मिसिंग का है, फिर वो प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर उनको भी इसमें कंसिडर किया गया है। और अगर डाइवोर्स्ड है तो उसका प्रूफ डालना पड़ेगा डाइवोर्स का, और परिवार रजिस्टर की कॉपी लगेगी। वीडियोज का भी रोल है इस केस में। अगर डेस्टिट्यूट और अबेंडेंट महिलाएं हैं
तो उनको वो लोग सर्टिफाई करेंगे, परिवार सेक्रेटरीज के माध्यम से वीडियोस, वो सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा। तो दो ही मेन कंपोनेंट है, मैंने बताया, पहला न्यूट्रिशनल फाइनेंशियल जो 0 से 18 तक के लिए है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, दूसरा एजुकेशनल असिस्टेंट जो 18 से 27 के लिए है। बाकी अगर आप कुछ कितने सर एप्लीकेशन का बेसिकली 2029 तक का जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कच्चा मकान है उन सभी को पक्का मकान देने की स्कीम है बेसिकली। और उसी के अंतर्गत 2029 तक सारे के सारे जो हैं उस कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने की सैचुरेशन की स्कीम है। और अभी उसी के क्रम में जो है आजकल एक प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे जो है जिला में चला हुआ है। इनफैक्ट पूरे हिमाचल में ये सर्वे चला हुआ है और उसमें जो है हमारे अभी तक जिला में जो है लगभग 19,000 मकान जो हैं वो जियो टैग हो चुके हैं। जो सर्वे है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा मैं कि जो सर्वे है ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है और वो भी 2 प्रकार से सर्वे हो रहा है। एक तो आपका है जो पंचायतों में हमारा जो स्टाफ है, प्रति पंचायत एक सर्वेयर जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन घरों का सर्वे करने के लिए नियुक्त किया गया है और प्रति पंचायत में एक ही है। मतलब जो व्यक्ति है वो हर पंचायत में, चाहे वो आपका हमारा ग्राम रोजगार सेवक हो, पंचायत का सचिव हो, चाहे हमारा तकनीकी सहायक हो या कोई भी जो उपलब्ध हमारा मानव संसाधन पंचायत में उपलब्ध है, उसके माध्यम से सर्वे करा रहे हैं। और ये सर्वे जो है बाकायदा उसकी फेस ऑथेंटिकेशन होती है, OTP बेस्ड नहीं है। आपका जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सर्वेयर जो है जब जाएगा तो उसका फेस दिखाएगा, आइस ब्लिंक करेगा, तो जाकर के वो उसमें एप्लीकेशन खुलती है। ये तो एक माध्यम मैंने बता दिया। दूसरा माध्यम जो है एक सेल्फ सर्वे कर सकता है बेनिफिशियरी। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा मकान कच्चा है और मैं जो है इसमें एलिजिबल हूँ, मुझे पक्का मकान बनाने के लिए पैसे मिलने चाहिए, तो उस स्थिति में आप जो है सिंपली जो है NIC के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बनाई गई है और उसमें आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आवास प्लस 2025 ऐप लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे, वहां पे जो है आप सेल्फ सर्वे कर सकता है बेनिफिशियरी। और उसमें जो है एक मोबाइल से एक ही सर्वे होना है। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए मैं अपने मोबाइल से 10 पात्र व्यक्तियों का सर्वे कर दूं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जो बेनिफिशियरी है वो अपने आप को उस मोबाइल ऐप पहले डाउनलोड करेगा, उसको फिर जो है रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें जो आधार बेस्ड सारी प्रणाली है बेसिकली, तो आधार उनकी ऑथेंटिकेशन होगी और वो सर्वे जो है अपना खुद का कंडक्ट कर पाएगा। और इसमें क्योंकि वैसे तो आप जैसे मैंने शुरू में कहा काफी पॉपुलर स्कीम है, लेकिन फिर भी जो हमारे इसके क्राइटेरियाज हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और साथ में जो टाइमलाइन है सर्वे की, जैसे सर ने पहले ही बताया कि 31 मार्च तक ये सर्वे होना है और इसमें डेट जो है एक्सटेंड होने का कोई प्रावधान नहीं है। तो 31 मार्च से पहले जो है ये सर्वे कंप्लीट होना है, चाहे वो असिस्टेंट सर्वे हो या जो हमारे सर्वे कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो है कोई पात्र व्यक्ति इसमें छूट ना पाए। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली इसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलेंगे कि ये जो मैं बताऊंगा आपको वो व्यक्ति इसमें पात्र नहीं होंगे। पहला तो जो है आपका सबसे पहला जो मतलब अभ्यातर तो क्या कहें, लेकिन ये है कि जैसे एक सर कंफ्यूजन रहता है कई बार कि ग्रामीण क्षेत्र ये स्कीम जो है पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी। कई बार व्यक्ति आते हैं हमारे पास बेनिफिशियरी की ये जो है मान लीजिए MC से आ गए, तो उनके ऊपर वो लागू नहीं होगी, उनका जो है अलग तो उसकी स्कीम है। दूसरा जो पहली जो इसकी बेसिकली 10 आपके जो पात्रताएं अपात्रताएं हैं उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला तो ये है कि अगर व्यक्ति के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए, और उसकी अगर लिमिट 50,000 रुपए से अधिक है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तीसरा, अगर किसी का कोई
घर का सदस्य जो सरकारी नौकरी में लगा हुआ है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। पैसे ज्यादा है तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर जो हमारा छठा क्राइटेरिया है, अगर परिवार के पास जो है 2.5 एकड़ जो या उससे अधिक सिंचित भूमि है, इरिगेटेड लैंड अगर उसके पास जो है 2.5 एकड़ है जो कि लगभग 4 बीघे के आसपास होती है, तो वो भी इसमें पात्र है। और उसके अंदर क्राइटेरिया है कि अगर किसी परिवार के पास जो है वो 5 एकड़ मतलब 8 बीघा जमीन है, 8 बीघा या उससे अधिक जमीन है, तो भी वो पात्र है। एक इसमें कंडीशन ये है कि नहीं। अगली कंडीशन जो है वो है कि इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। उसके आगे जो प्रोफेशनल टैक्स पे करने वाले लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई उदाहरण के तौर पर वकील है, इस प्रकार के जो भी प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए सरकार के पास जो रजिस्टर्ड है, मान लीजिए एमएसएमई या इस प्रकार के किसी उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो भी इसमें एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। तो इसमें जो मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग अभी तक का जो जिले में सर्वे का काम चला हुआ वो जनवरी के आसपास से जो है शुरू हुआ सर्वे, और अभी आज दिन तक लगभग 19,000 मकान जो है ये सर्वे हो चुके हैं। 19,000 लोगों का सर्वे जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपकी नजर में छूटता हुआ हो तो वो सारे व्यक्ति जो है इसमें पात्र व्यक्ति जो है उनका सर्वे करवाने के लिए सभी को फाइनली मोटिवेट करें। और इसमें एक चीज मैं और कह दूं कि क्योंकि सैचुरेशन होना है बेसिकली, ये लास्ट सर्वे है जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत हो रहा है। इसके बाद जो है आवास योजना के सर्वे नहीं हुआ है। तो हमारी भी ये कोशिश है, जैसे साहब के निर्देश हैं कि इनके ऑफिस से जो भी चिट्ठियां जाती हैं, जो प्रार्थना पत्र जाते हैं कि जो भी मकान बनाने के लिए प्रार्थना पत्र उनके पास आते हैं, वो सारे हम जो हैं ब्लॉक्स के साथ रूटीन बेस पे शेयर करते हैं। और आज की डेट में जो हमने लगभग 80 के करीब जो है वो एप्लीकेशन जो आई है डीसी साहब के माध्यम से, वो आगे फॉरवर्ड करके उनको सर्वे को करने के लिए कहा गया है, जो कि सर्वे उनका हो भी गया है। उसके बाद जो मान लीजिए किसी और दोबारा सर्वे के लिए ऐप जो है वो डिसेबल कर दी जाएगी, उसके बाद ये नहीं होना है। कितने अमाउंट है इसमें? उसके साथ में जो नरेगा है हमारा, उसमें 95 डेज जो है कि मस्टॉन पे मिलते हैं, तो लगभग 20,000 से ज्यादा वो भी अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है उसमें। बड़ी अच्छी सुविधा है, 2 हैंड्स पे पट्टी किया हुआ है ताकि इनको कोई छूटे ना। इंडिविजुअल के पास भी ऑप्शन दिया है और जो हमारे मतलब कर्मचारी हैं उनके पास तो है, वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। सर जब परिवार की बात कर रहे हैं 2282 और जो असिस्टेंट सर्वे जो हमारे कर्मचारी ने किया है वो 16,799। सर 1-2 साल की कोई फिगर ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने घर हमारे चंबा में बने हैं? 16-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है चल रही है, उसमें आज दिन तक लगभग हमारे जो है 24,840 मकान जो हैं वो स्वीकृत हुए हैं। और वेरी रिसेंटली इसमें जो है लगभग 16,940 मकान जो है अभी स्वीकृत हुए हैं। सर क्या ब्लॉक वाइज है डेटा सर हाँ जी। कि इस ब्लॉक में कितना सर्वे कितना क्या फिगर है? हाँ जी। प्लीज इसमें भरमौर जो है, भरमौर ब्लॉक में हमारा टोटल सर्वे जो होता है वो 1,175 बेनिफिशियरीज का हो गया है। बटियात में 2,321 का, चंबा ब्लॉक में 2,782 का, मैला में 4,709 का, पांगी में 1,000, सलूनी में 2,942, तीसरा में 4,152। इसमें दोनों असिस्टेंट और सर्वे दोनों का ही डेटा है। तक आपकी पहुंच है तो आपके माध्यम से मैसेज जा सके कि जिस भी व्यक्ति का कच्चा घर है वो कृपया इस स्कीम के अंतर्गत इस बार अप्लाई कर दें, क्योंकि ये जैसा किया जा रहा है कि ये सैचुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, है ना, कि बार बार इस प्रकार की एक्सरसाइज ना करनी पड़े। एक बार में हम ये इंश्योर करें कि सारे लोग जिनके पास कच्चे मकान हैं और जो
पक्का मकान बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं किसी भी कारण से, उनको इस बार जो है वो फुल एंड फाइनल करके हम सभी लोगों को जो है घर दे सकें। अच्छा सर, ये पार्किंग का भी एक छोटा सा इंटरेक्शन आपके साथ, जिसमें जो मुख्य योजनाएं हैं हमारी समझ के हिसाब से कि कौन से किस समय पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव आएगा कि इस योजना के बारे में बताया जाए, तो कंसर्न विभाग के जो विभागीय अध्यक्ष हैं वो आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। आपके डाउट्स क्वेरीज जो है वो उसके विल ट्राई टू एड्रेस। एंड प्रयत्न ये रहेगा कि सरकारों मतलब हर सरकार की जो है बहुत सारी लाभदायक स्कीम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, परंतु कई बार सूचना के अभाव के कारण, जैसे विद्यार्थी ऋण योजना है, आई थिंक बहुत बेहतरीन स्कीम है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन बहुत गरीब भी नहीं है, एक जो आपका मीडियम जिसको हम मिडिल क्लास बेसिकली बोलते हैं, कि लोन उठाने की क्षमता है परंतु ऐसा भी नहीं है कि भाई दुनिया भर का पैसा है, तो वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि चंबा में बहुत बेनिफिशियरी ऐसे आने चाहिए और किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो यही एक प्रयत्न है। एंड वी विल ट्राई कि हम रेगुलर इंटरेक्शन आप लोगों के साथ करते रहें और ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में आप लोग का जो सहयोग है, जो साथ है, हमें हमेशा मिलता है, आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहे। एंड आप सबको, आप सबके श्रोताओं को, आप सबके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।